अस्सलाम वालेकुम जी। कैफ 5 लेक्चर 41 हमारा काफिला मंजिल की तरफ रवां दवा है। 110-15 लेक्चर्स के बाद 20 लेक्चर्स के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। गिरी कहर। अच्छा जी, वर्किंग फॉर कलम कर रहे थे। आप रात ने घर जाके की होगी। एक भाई बाल सेट करें, साथ साथ आप रात ने घर जाके वर्किंग की होगी। तो मोहतरम, कहानी कुछ ये थी, चुप करा दें, साथ वाले को एंड तक बोलता रहेगा। कहानी कुछ ये थी कि हमारे पास कितनी बिल्डिंग्स थी? 4। और ये बिल्डिंग इधर देख लें आए में तो, और ये जो 4 बिल्डिंग्स थी ये 2013 में खरीदी थी। तो 13, 14, 15, 16, तो कितने साल डेप्रिशिएट हो गई थी? 4 साल। तो ये जो 4 की 4 बिल्डिंग्स की ओपनिंग बुक वैल्यू आ रही थी, क्या आ रही थी जी? 346.67। अच्छा, उन 4 में से, लेट आने वालों, उन 4 में से एक बिल्डिंग, उन 4 में से हमारा लेवल हो गया ना, अब हम बिल्डिंग्स खरीदते बेचते हैं। उन 4 में से एक बिल्डिंग हमने बेच दी थी 30 जून 17 को। इसका मतलब है 13, 14, 15, 16 और आधा साल और 4.5 साल बाद हमने वो बिल्डिंग बेच दी थी। ये बिल्डिंग के डिस्पोजल की डब्ल्यूडीवी आ गई। क्लियर? अच्छा यार, ये मेथड जो है ना डेप्रिसिएशन का, वो स्ट्रेट लाइन था। मेथड डेप्रिसिएशन का क्या था? स्ट्रेट लाइन था। ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन में आपको तंग करने के लिए बिल्डिंग का अकाउंट बना रहा हूं कॉस्ट पे, लेकिन बनाते ही मैंने मिटा देना है, क्योंकि ये जब हमने अकाउंट डिसाइड कर लिया बुक वैल्यू पे बनाना, तो फिर कॉस्ट पे बनाना जहालत है। जहालत नहीं है, जहालत की इंतहा है। आप एग्री करते हैं 1 जनवरी 17 को हमारे पास 400 की बिल्डिंग्स थी। सवाल साथ साथ खोला हुआ है। सवाल का पेज नंबर कौन सा पेज नंबर है? एहसान होगा आपका। ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने किताब अब निकालने लगे हैं, जल्दी करें। 23 जून 2017 बिल्डिंग बेच दी थी। कितने वाली? क्योंकि चारों 100 की है ना। कितने वाली? यार देखता रहे आप। कितने वाली? 100 वाली। तो बकाया कितनी रह गई? ऐसे ही तंग करने के लिए मैंने ये अकाउंट खोला था। अच्छा, अब मोहतरम वर्किंग 4.1, ये तो मैंने मिटा देना अकाउंट अभी। वर्किंग 4.1 कल हमने क्या डिसाइड किया था? वर्किंग 4.1 में क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन। तो यार डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं। डेप्रिसिएशन आपको पता है, ओपनिंग कॉस्ट माइनस डिस्पोजल कॉस्ट। डिस्पोजल कॉस्ट इसलिए माइनस करते हैं ना, उस पर पूरे साल की नहीं निकालनी होती। तो ओपनिंग कॉस्ट माइनस डिस्पोजल कॉस्ट। तो ओपनिंग की कॉस्ट क्या है? थोड़ा सा नजर मार रहे हैं इस अकाउंट पे साथ साथ। ये अकाउंट मैंने इसलिए रफ वर्किंग में ऐसे ही बनाया आपके तंग करने के लिए। ओपनिंग की कॉस्ट क्या है? 400। डिस्पोजल की कॉस्ट 100। अकाउंट बनाए बगैर पेपर में जबानी सोचा जा सकता है, कोई इतनी टफ फिगर्स नहीं थी। 400 माइनस 100, जरा पूरे साल का रेट लगाएंगे। पूरे साल का रेट लगाने की तो जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कर दें डिवाइडेड बाय 30। तो कितने साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी? 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कितनी बिल्डिंग्स की? 3 बिल्डिंग्स की। और 3 बिल्डिंग्स पूरा साल इस्तेमाल हुई हैं। क्या आ गई? 10। अब ये किसकी डेप्रिसिएशन निकल आई? ओपनिंग की या ओपनिंग कॉस्ट माइनस डिस्पोजल कॉस्ट की? यार प्लीज होंठ लाया करें, ऐसे ना बैठा करें। ओपनिंग की आ गई या ओपनिंग कॉस्ट माइनस डिस्पोजल कॉस्ट? एडिशन की आपको टीचर निकलवाया करते थे अगली डेप्रिसिएशन, और उसके बाद निकलवाया करते थे। एडिशन तो है कोई नहीं, पीछे क्या निकल रह गई? डिस्पोजल की पकड़े कॉस्ट 100 लाइफ। हमारे साल कितने महीने इस्तेमाल हुई? 6 माह जी। 1.67 11 पॉइंट। कितने लोगों ने घर में ये डेप्रिसिएशन निकाली थी? ओके गुड, 11.67। तो ये बिल्डिंग वाला अकाउंट मैंने कॉस्ट पे क्यों बनाया है? ऐसे ही जरा ये जरा डेप्रिसिएशन निकालना थोड़ा सा ना नजर मारनी थी, वरना कोई जरूरत नहीं था ये बिल्डिंग अकाउंट कॉस्ट पे बनाने की। जी नोट कर ली डेप्रिसिएशन। ओके, वर्किंग 4.1 दैट इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। पास्ट पेपर के क्वेश्चन 6 में मैंने एसेट और अकोमोडेशन अकाउंट आपको अलग अलग दिखाया था, लेकिन मैंने सोचा आज के सवाल में एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना सीख लेते हैं, जरा रिवीजन हो जाएगी। तो हम एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना रहे हैं। डेप्रिसिएशन आ गई जी। कितनी? नोट कर रहे थे अभी, जल्दी करें। क्या पता आप में से भी कभी कोई घर बैठा हो और मैं कहूँ पॉज करके नोट करने में आगे चल रहा हूँ, तो स्पेस बार का बटन दबाइएगा। ओके, समझ तो गए होंगे आप। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई जी? 11.67। इमरान खान के राधे 11.67। अब हजरात कैरी डाउन बता दें।
कैरी डाउन बता दें बैलेंसिंग कितना 250। ये किसकी बीवी आ गई, ये किसकी बीवी आ गई, 3 बिल्डिंग्स की किस दिन की बीवी, 31/12/17 की बीवी। किन की बीवी, अकाउंटिंग वालों की बीवी। काफी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस बीवी में। नंबर 1 ये कैरी डाउन बीवी है, 31/12/17 की बीवी है, ये अकाउंटिंग वालों की 3 बिल्डिंग्स की भी बीवी है। ओके क्लियर। तो ये आ जाएगी मोहतरम सीए, माशाल्लाह बड़े टाइम पे पहुंचे हैं। ये आ जाएगी सीए। अब हमें चाहिए टीबी, वो मुस्कुरा तो दिया करना। ये आ जाएगी सीए, नहीं यार कर दे हो जा। अच्छा यार ये जो टीबी निकालने के लिए ना, आपको पता है टीबी फिर खतरनाक चीज है, टीबी के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 7, अब जरा जो मैं लाइन पढ़ा रहा हूं ना सिर्फ वो वाली पढ़नी है। पॉइंट 7 जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ, ऑन यकम जुलाई 17 साल के मिड में, अभी तो बैठो जल्दी 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 जल्दी। ऑन यकम जुलाई 17 साल के मिड में आरएल सोल्ड वन ऑफ इट्स 4 बिल्डिंग्स फॉर ₹60 मिलियन। मुझे नहीं पता चला। दीज बिल्डिंग्स वर एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 13 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹, ईच है। नो 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 नो, छोड़े 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 यार, ये तो काउंटिंग वालों की बातें शुरू कर दी ना, छोड़े यार इसको, हमें तो अब टैक्स वालों की बातें करनी है ना। द टैक्स डेप्रिसिएशन रेट फॉर ऑल ओन्ड एसेट्स इज एज ऑन, फर्दर फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ परचेज। इसको कहते हैं धमाका डेप्रिसिएशन, यानी फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, व्हाइल नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल का मतलब होता है फुसफुसी डेप्रिसिएशन, यानी नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। तो खरीदने के साल में धमाका डेप्रिसिएशन करनी है और बेचने के साल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। इस येलो वाले डेटा को सामने रखते हुए हम बनाने लगे हैं एसेट अकाउंट एट बुक वैल्यू अंडर द टैक्स रूल्स। तो व्हाइट बोर्ड पे आ जाए। मेरे भाई लाइट ऑन कर दे। अब हम एसेट अकाउंट किस पे बनाने लगे हैं, WDV पे। किन रूल्स के मुताबिक, वर्किंग नंबर 5। अच्छा यार इस पे ना थोड़ी सी आज हमने ना क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, उसामा, इसमें थोड़ी सी हमने शॉर्टकट स्किल्स भी सीखनी है आज, इसलिए ना थोड़ी सी टेंशन आपने देनी है। डेटा बड़ा आसान से सवाल का इंट्रो के लेवल का डेटा है। यकम जनवरी 2017 मुझे ब्रॉड डाउन बुक वैल्यू चाहिए, लेकिन यार मुझे बताएं कि मुझे ब्रॉड डाउन बुक वैल्यू चाहिए तो टैक्स वालों ने जब 4 बिल्डिंग्स खरीदी होंगी 100 ईच की, तो 100 ईच का क्या मतलब है, 400 की बिल्डिंग्स खरीदी होंगी। अब जब आते आते आप लेट क्यों हो गए, आते आते, अच्छा भाई को आने तो यार थोड़ा थोड़ा इधर आते आते हो जाओ। अच्छा तो 4 बिल्डिंग्स खरीदी 100 रुपए की, तो टोटल कितने की खरीदेंगी, 400 की। वट इज द कॉस्ट ऑन यकम जनवरी 13 एज पर टैक्स रूल्स ऑन यकम जनवरी 13, 400। इस 400 को पकड़ते हैं और लाते 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 31/12/16 पे फिलहाल लाके खड़ा कर देते हैं, क्योंकि हमारा साल क्या है 31/12/17, यकम जनवरी 17 पे, सॉरी यकम जनवरी 17 पे लाके खड़ा कर देते हैं क्योंकि हमारा साल है 31/12/17। अब ब्रॉड डाउन बुक वैल्यू निकालने के लिए मैं एक वर्किंग करने लगा हूं, बूथे पर रखने हैं प्लीज, बूथे पर रखने हैं। कॉस्ट कितनी है हजरात, 400, 4 बिल्डिंग्स की। इनको सबसे पहले डेप्रिशिएट किया गया होगा 13 में। अब कैलकुलेटर पकड़ के बस ऐसे बता दें, 400 इंटू 10% 40, क्योंकि टैक्स वालों का WDV का रेट है 10%। जवाब क्या आ गया, 360। फिर कब डेप्रिशिएट किया गया होगा, 14 में, 360 इंटू 10%। WDV मेथड चल रहा है, स्ट्रेट लाइन WDV 324। फिर डेप्रिशिएट कब किया गया होगा, 2015 में, 32.4 टू 1.6। इसके बाद डेप्रिशिएट कब किया गया होगा, 16 में जी, 29.16 26 2 टाइम पे आएगा, 262.44। ये बीवी किस दिन की आ गई, 31/12/16 की। क्लियर, हाँ हाँ 31/12/16 की। क्लियर, ये WDV आ गई 31/12/16 की या यकम जनवरी 17 की। लेकिन मोहतरम एक शॉर्टकट तरीका भी अवेलेबल है। वो क्या शॉर्टकट तरीका है, अगर आप वर्किंग नंबर 5.1 नहीं पसंद करते और आप वर्किंग को देखते कहते हैं अगर आपको ये आदत है बचपन से कि आप वर्किंग को देख के क्या करते हैं अजीब सी वर्किंग, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, कैलकुलेटर जरा पकड़ें, कैलकुलेटर जरा पकड़ें, एक और ऑप्शन अवेलेबल है, 400 पे लगाएं 90%,
400 पे लगाएं 90% इज इक्वल टू का बटन दबाएं, नहीं वो छोड़ो, वो नहीं कराना, 360। अब कैलकुलेटर पे इंटू 90% दोबारा लिखें। ये कैलकुलेटर हाथों में हो आज, क्योंकि ये कैलकुलेशन जरा सिखानी है, ठीक है, खैर अभी नहीं आगे। अच्छा अब लगाएं 90%। होगी बात आपकी, चलो ठीक है, होगी बात, ठीक है, तय हो गया, चलो आगे। इंटू 90% 262.44। तो कितनी दफा, असल में ना जब आप 10% लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन आती है, लेकिन जब आप 90% लगा देते हैं ना तो WDV आती है। तो कितने साल डेप्रिशिएट करना है? 4 साल। इसलिए 90% करेंगे तो 31 12 13 की WDV आ जाएगी। एक और दफा 90% करेंगे तो 31 12 14 की WDV आ जाएगी। एक और दफा 90% करेंगे तो 31 12 15 की WDV आ जाएगी। एक और दफा 90% करेंगे तो और लिख दिया मैंने इधर, यानी वर्किंग 5.1 से भी किया जा सकता है या ब्रैकेटें लगा के इस तरह भी पेपर में किया जा सकता है। ठीक है, जो भी फॉर्मूला आप लगाएं बस जवाब ये आना चाहिए। कुछ लोग करते हैं 90% रेज टू पावर -4 नहीं +4 हाँ चलें वो छोड़ें। अच्छा भाई, ये ब्रॉड डाउन WDV आ गई, किन की जी? टैक्स कॉलम। अब एडिशन तो सवाल में है कोई नहीं, अब हमें डेप्रिसिएशन चाहिए और डिस्पोजल चाहिए। अच्छा जी, 30 जून 2017, यहां क्या चाहिए? डिस्पोजल की बुक वैल्यू। अब एक तो वही मैनुअल तरीका है डिस्पोजल की बुक वैल्यू निकालने का। वर्किंग 5.2, कॉस्ट कितनी है? 100, डेप्रिसिएशन 13 14 15 16, कितनी आ गई? 10 72.9 7.29 65.61। मोहतरम आइस साथ साथ लेके जाए, मेरे हाथ के आइस साथ साथ लाइएगा। 10% बैलेंस ऑन, और किस दिन बेची? 30 जून 17 को बेची। तो आप सारे चुप रहे, हिम्मत करो। 2017 की डेप्रिसिएशन 65.61, आप सारे चुप रहे, इंटू 10% इंटू कितने बटा 12, 6 महीने इस्तेमाल हुआ है, इंटू कितने बटा 12, 6 बटा 12। क्या बोल रहे हो? 6 बटा 12। क्या सजा दी जाए इसको 6 बटा 12 बोलने की? नहीं ठहर जाए, इसको नहीं नजर आना, लेवल है ना। नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, बेचने के साल में डेप्रिशिएट। तो मोहतरम बेचने के साल में इसको 2017 में 6 महीने डेप्रिशिएट अकाउंटिंग वालों की नजर में तो हमने किया था, लेकिन टैक्स वालों की नजर में नहीं करना जी। क्या WDV आ गई? वर्किंग 5.2, लेकिन एक शॉर्टकट अवेलेबल है, डेट इज 100 इंटू 90% इंटू 90% इंटू 90%। असल में बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं करना ना, अगर करना होता तो फिर मैं बताता हूँ शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, लेकिन वो इस सवाल के खत्म होने के बाद मैं डिस्कस करूंगा। ओके अच्छा जी, अब मोहतरम मुझे अगली चीज बता दें, मैंने क्या निकालनी है? डेप्रिसिएशन 31 12 17 को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। यार ये तो निकालनी पड़ेगी ना, इसमें तो कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो निकालनी पड़ेगी। वर्किंग 5.3 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब मैंने वो दिखाया था उधर गए थे ना हम उमर भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। यार ये ना होता है ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स, माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स। एक ये आ जाता है, दूसरा आ जाता है एडिशंस के ऊपर, और तीसरा आ जाता है डिस्पोजल के ऊपर। अच्छा जी, व्हाट इज द, हाँ बिल्कुल, व्हाट इज द ओपनिंग WDV ऑन 1 जनवरी 17 ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ ऑल 4 बिल्डिंग्स। थोड़े से इससे पहले पता है सवाल में क्या किया था?
ओपनिंग कॉस्ट पकड़ी थी और डिस्पोजल की कॉस्ट पकड़ी थी। थोड़ी देर पहले ना स्ट्रेट लाइन मेथड था, ओपनिंग कॉस्ट पकड़ी थी, डिस्पोजल की कॉस्ट पकड़ी थी। अब ओपनिंग क्या पकड़नी है? WDV कितनी? ओपनिंग मुझे कैसे पता चला? 31/12/16 लिखा हुआ है। और लकीली यही वाली पकड़ लें क्योंकि बेचने के साल में तो डेप्रिशिएट नहीं हुआ, तो यही वाली पकड़ लें। माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल 65.61 190 68 फिर भी यही लेते बिल्कुल। बेचने साल में डेप्रिशिएट होता फिर भी यही लेते क्योंकि आपको पता है आपने ओपनिंग WDV लेनी होती है, डिस्पोजल की भी 31/12/16 की। क्लियर? इट इज ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स, इट इज ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स। ठीक है, आप दोनों आ जाएं आगे, थर्ड लास्ट रो में जगह बना दें, या सामा आप इधर एक जगह बनवा दें। सामा से पिछली रो भी, एडिडास की कैप पहनी हुई और सामान इनसे पिछली रो, आते आते पिछली रो आ जाए। वो देखें भाई कितने शरीफ तरीके से देख रहे हैं, कोई जगह दे दें यार, जगह नहीं कहा। ओए होए होए जबरदस्त हो गया, शुक्रिया। अच्छा यार एडिशंस तो है कोई नहीं, और टैक्स वाले कह रहे हैं नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ, इसे निकाला यहां से कि अलग से डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अलग से डेप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है जी। 19.68 क्लियर? 31/12/17 कैरी डाउन, बैलेंसिंग आएगा। डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 177.15। अच्छा जी, इस बीवी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। ये 3 बिल्डिंग्स की बीवी है, नंबर 1। नंबर 2 ये टैक्स वालों की बीवी है। नंबर 3 ये 31/12/17 की बीवी है। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। काजी साहब क्या हाल है? खैरियत से हैं? माशाल्लाह आप आगे टाइम पे आ जाया करें, पहले क्या आगे बैठे हैं, नजर नहीं आ रहे थे। सलमानी टोपी पहनी हुई थी। अच्छा सवाल यहां चल रहा था, सवाल का मुंह जी, इधर मैंने राइट ऑफ यूज लिखा था, इधर लीज लायबिलिटी लिखा था, और इधर मैंने इंटरेस्ट पेएबल लिखा था। सवाल का मुंह यहां चल रहा था। तो अगर सवाल के मुंह पे ही मैं रहूं तो पीपी ओन्ड कैरिंग अमाउंट बोले 250, टैक्स बेस 170.15। आगे डिफरेंस आ जाना था और टैक्स आ जाना था। अच्छा ना तुखनिया ने। अच्छा मोहतरम, जब मोहतरम मैं कहता हूँ तो कुछ लोग नहीं देखते, ये क्या चक्कर है? अच्छा मोहतरम, ये देखिएगा जरा, वो भाईजान जब भी नहीं पान लगे, देखें ये देखिएगा जरा, ये इथों लैके ओ तेरी, ये जो सारा काम किया है और ये जो सारा काम किया है, ये काउंटिंग रूल्स नहीं नजर आया? दोबारा देख, ये जो सारा काम किया, ये फिगर नहीं नजर आ रही तो खैर है। ये जो सारा काम किया है और ये जो सारा काम किया है, ठीक है। इसके बाद ड्रॉप सीन सुना है कभी? ड्रॉप सीन, इसके बाद ड्रॉप सीन ये है, एक जरा आपसे बात करने लगा, इसके बाद ड्रॉप सीन ये है कि आई कैप ने अपने सोल्यूशन में ये सारा काम नहीं किया। आई कैप ने अपने सोल्यूशन में सारा काम करने की बजाय डीप डाउन गया है, डीप डाउन, और एंड डीप डाउन जाके उसने कहा यार करंट टैक्स नहीं तो डेप्रिसिएशन क्या करनी, करंट टैक्स की वर्किंग तो चाहिए नहीं, डेप्रिसिएशन क्या करनी, बिके हुए एसेट्स की बीवी से हमें क्या करना, वो तो बीवी चली गई सॉरी डिस्पोजल के WDV, तो हमने गेन लॉस क्यों निकालना, तो जानने वाला चला गया, तो हमने गेन लॉस क्यों निकालना उस पर, करंट टैक्स की वर्किंग में जाता है गेन लॉस, भाई भी हंस रहे हैं आज, तो जाने वाले एसेट पे भी गेन लॉस निकालने की जरूरत नहीं है। पीछे क्या चाहिए, क्लोजिंग बीवी, सिर्फ क्या चाहिए। तो आई कैप ने ये सारा काम नहीं किया, जो इतना लंबा सा खींच के आपको बताया, ये सारा काम नहीं किया। उसने सिर्फ इतना सा काम किया है, उसने सोचा कि 3 बिल्डिंग्स पड़ी हुई है साल के एंड पे, उसने सोचा ही नहीं कि 4 खरीदी है 1 बिकी है। आई कैप ने ना डायरेक्ट सोचा कि पड़ी कितनी बिल्डिंग्स हुई हैं, 3। तो आई कैप ने सिर्फ इतना सा काम किया सारी वर्किंग्स की बजाय। उसने कहा यार 3 पड़ी हैं,
3 की कॉस्ट खरीदी थी 13 में, खड़े हम 31 12 17 पे, ओपनिंग के चक्कर में भी नहीं पड़ा, ओपनिंग बीवी के चक्कर में, क्योंकि ही वाज ओनली इंटरेस्टेड इन क्लोजिंग बीवी। ओके, तो 13 14 15 16 17, क्योंकि आपको पता ना ये डायरेक्ट कल इधर हमने हेडिंग दे दी थी एज ऑन 31 12 17 वर्किंग्स हो रही हैं, तो उसने कहा कि जी 30 से डिवाइड करोगे तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 3 बिल्डिंग्स की, लेकिन 31 12 17 पे 5 बिल्डिंग्स की WDV मुझे चाहिए, सॉरी 5 साल इस्तेमाल हो गई हैं। जरा जवाब देखें कैलकुलेटर पे, 250 कसमें 250 कसमें 250, ओए होए होए होए, ये 250 ऐसे निकाला है, और किसी बच्चे ने कैसे निकाला होगा, अल्लाहु अकबर 250, लेकिन आईगर ने ऐसे निकाला था 250, लेवल है, लेवल है। अब सीए किया उसने, अच्छा आपको पता ही नहीं सीए का, अच्छा जी, और ये भी बीवी उसने डायरेक्ट निकाली। टैक्स वालों की नजर में भी कितनी बिल्डिंग्स पड़ी होंगी, 3 बिल्डिंग्स पड़ी होंगी। 3 की कॉस्ट ये हमने डेप्रिशिएट कर दी 2013 में, ये कर दी 2014 में, ये कर दी 2015 में, ये कर दी 2016 में, और ये कर दी 2000, कैलकुलेटर पे जरा चेक करें, 177.15। उसमें उसने फिर क्या किया पेपर में, ये सारा काम नहीं किया उसने, ये सारा काम नहीं किया उसने डायरेक्ट ये वाला काम किया। इसे कहते हैं लेवल। आप लोग पता नहीं किसे लेवल कहते हैं, साधारण नए कपड़े पहनने वाले लेवल कहते हैं, ये लेवल नहीं होते, इसे कहते हैं लेवल। तैयार होके आ जाओ, कहते हैं लेवल है। ये कहां का लेवल है? लेवल तो ये, कितने लोगों के जहन में ये आया था कल? 1 1.5 पौने 2 बस। ये डेप्रिसिएशंस और डिस्पोजल्स की बीवी क्यों निकाल रहे थे हम? अगर करंट टैक्स की वर्किंग होती तो अभी तो करंट टैक्स की वर्किंग चाहिए ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट उसने 3 बिल्डिंग्स की WDV निकाल ली। और 5 साल मैंने इधर इसलिए लिए हैं कि अब हम साल के एंड पे खड़े हैं ना, 31 12 17 पे, तो इसलिए फिर मैंने 5 साल लिए हैं, 13 14 15 16 17। इसमें ना चौथी बिल्डिंग का जिक्र है ना उसकी डिस्पोजल का जिक्र है, डायरेक्ट 3 बिल्डिंग से खेला है। क्या चीज? हाँ वो फिर पेबल देखे थे, टैक्स वालों की नजर में भी पेबल होता तो कह रहे हैं। यार इसको शॉर्टकट नहीं कहते, इसको शॉर्टकटेस्ट कहते हैं। ये सुपरलेटिव फॉर्म है शॉर्टकट की, ये वो लेवल है शॉर्टकट का जो हमारे जैसा शॉर्ट बंदा सोच नहीं सकता। ओके जी, इट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। किसके इनमें ना थोड़ी सी रिवीजन करा रहा हूँ, फिर आपको शायद आपके सवाल का जवाब मिल जाए, वरना फिर पूछना। ये लेक्चर नोट्स में आए, थोड़ी सी डेप्रिसिएशन की रिवीजन कर लेंगे जो 90% वाला है। जरा आपको ना जाम मारनी पड़ेगी। अच्छा कल लीज वाला हो गया था, राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटीज कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस सही आ गई थी। टैक्स बेस मेरी तरफ से कल मैंने आपको दे दी थी 000, कैरिंग अमाउंट आपने घर जाके निकालनी थी, बड़े तेज हैं। अच्छा पेज 746, पेज 746, अच्छा जी मोहतरम थोड़ी सी रिवीजन करें WDVs डायरेक्ट निकालने की। भाई अटेंटिव रहना है। पेज 746 सफा ना पूछो, कैलकुलेटर हाथों में पकड़ लें, 1-1 मिनट में 2-3 सवाल हैं उनको करें कैलकुलेटर हाथों में। वी परचेज एन एसेट कॉस्टिंग रुपीज ऑन 1 जनवरी 2000 एंड इट इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून 2007। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% यूजिंग WDV at the time of disposal can be calculated in या लॉन्ग कट या शॉर्टकट। शॉर्टकट से जरा ट्राई करें WDV। सोचने दिया करें साथ वाले को, थोड़ा सा प्लान करने दें उसे। और बेचने के साल में डेप्रिशिएट हो रहा है, सवाल खामोश है, बेचने के साल में डेप्रिशिएट हो रहा है। निकली? अच्छा पहले तो लॉन्ग कट देख लेना। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है यार? 20%। इधर देखें 200 पे कितने % लगाएंगे पहले साल? 20%, तो क्या आ जाएगा? 40। फिर WDV, फिर 160 के ऊपर कितने % दोबारा लगाएंगे? लेकिन इस साल पूरा साल इस्तेमाल हुआ या 6/12? 6/12, तो 16 आ गई डेप्रिसिएशन।
तो व्हाट इज WDV 144। तो बता दें 200 वाली चीज 1.5 साल बाद कितने की हो गई 144। अच्छा यार इसका शॉर्टकट तरीका ये है, हाँ जी गलत आ रहे हैं, कोई नहीं कैलकुलेटर के सेल वीक हो गए हैं, 136 नहीं आ रहा, जरा मजबूत सेल डलवाओ, 144 आएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। अच्छा अब इसका शॉर्टकट यार जरा आपने देखना है। 200 पे हिम्मत करके अगर मैं 80% लगाऊं, 200 पे 20% नहीं 20% लगाऊंगा तो डेप्रिसिएशन आएगी, 80% लगाऊंगा तो डायरेक्ट बीवी आएगी। तो 200 पे अगर मैं 80% लगाऊं तो 160 आ रहा है। यार आगे जो है ना असल में 80% नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं हुआ। पूरा कितने महीने डेप्रिशिएट हुए? 6 महीने। अब जरा थोड़ा सा ना फोकस करना है। 20% को 6/12 डेप्रिशिएट करें तो कितने परसेंट, और यार अटेंटिव नहीं तो देखते रहे ऊपर, 20% को 6/12 डेप्रिशिएट करें तो कितने परसेंट डेप्रिशिएट होता है? 10%। इसका मतलब है अगर 10% डेप्रिशिएट होगा तो उसकी WDV 90% रह जाएगी। सोचें दोबारा, पहले शॉर्टकट की तरफ ना जाएं। जब 6/12 आ जाएगा ना पेपर में काम करना पड़ेगा, पहले सीधा कट लगाएं। 20% को मारें क्या 6/12, इट विल बी लास्ट ईयर्स डेप्रिसिएशन। ऐसा ही है, लास्ट ईयर 20% डेप्रिशिएट होगा या सिर्फ 10%? अगर 10% डेप्रिशिएट होगा तो WDV गिर के कितने परसेंट पे रह जाएगी? इसलिए मोहतरम हमें 80% की बजाय यहां क्या लगाना पड़ेगा, और यही हुआ। जवाब क्या आ गया 144। तो कई दफा मंथ्स भी आ सकते हैं बीच में, तो फिर फड्डा आ सकता है। रिवाइज करें इसको अगले सफे पे, जैसे भी कर लो यार आप, जैसे भी जवाब आ रहा है कोई मसला नहीं, पॉइंट्स के जैसे आ रहा होगा। ट्राई करें जी अगला सवाल स्क्रीन से देख के, छोड़ें पिछला, अगला ट्राई करें इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके उसी तरह का सवाल है, 2006 है और 2007 है। अच्छा यार वट एवर द कॉस्ट में बी, कॉस्ट कितनी है 200। 2006 में पूरा साल डेप्रिशिएट होगा, तो जब 6 में पूरा साल डेप्रिशिएट होगा तो 20% जब डेप्रिशिएट हो जाएगा तो गिर के 80% रह जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा सा ना पहले एक मैनुअल काम करना पड़ेगा, वो देखें। अगले साल कितने महीने डेप्रिशिएट होगा? 9 महीने। तो अगले साल 20% डेप्रिशिएट नहीं होगा, बल्कि 9 मंथ्स डेप्रिशिएट होगा। तो क्या जवाब आ जाएगा? लेकिन डेप्रिसिएशन चाहिए या आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू चाहिए? तो 15% डेप्रिशिएट होगा तो गिर के कितना रह जाएगा? 85%। गुड। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 85% से। जवाब क्या आ गया? 136। 136। यार एक बात आपसे कर दूं, थोड़ा सा ज़रा जो है ना अटेंटिव रहिएगा और हिम्मत और हौसला नहीं हारना। मुझे बता दें कि WDV क्या आ गई है इसकी? 136। खरीदा किस साल है? 6 में। बेचा किस साल है? 2007 में। ज़रा ज़्यादा टेंशन चाहिए अब आपकी। मुझे बताएं, ये जो स्क्रीन आपके सामने है ना, सिर्फ इसी को सामने रख के मुझे बताएं डेप्रिसिएशन 2017 की। कैलकुलेटर पकड़ें, बताएं डेप्रिसिएशन 2017 की। 2017 की डेप्रिसिएशन बताएं। यार अगर शॉर्टकट आपने फिर इधर लगा दिया ना, फिर बाकी जगहों पे भी अगर आपको शॉर्टकट लगाना पड़ा तो आपको पता होना चाहिए। यार मुझे ये बताएं, बच्चा सारी चीजें छोड़ें, 2017 की डेप्रिसिएशन आपने जो निकालनी है वो किस पे निकालनी है? 2007 मादरत 2007 की जो आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है 31/12/6 की बीवी पे निकालनी है।
और ये है 31/12/6 की बुक वैल्यू। माने ना माने, 31/12/6 की बुक वैल्यू ये नहीं है, ये नहीं है 31/12/6 की बुक वैल्यू। कितनी? 200 जरा 80% है ना 31/12/6 की बुक वैल्यू। यही तो शुरू से बात करा था, 31/12/6 की बुक वैल्यू। अब अगर आपने 2007 की डिप्रिसिएशन निकालनी है तो कैसे निकलेगी यार? इट्स अप टू यू, आपने जैसे मर्जी करें। पेपर में मैं तो मैनुअली काम करूंगा। मैं यहां पे खड़ा होकर सोचूंगा मैं पहुंच गया हूं 31/12/6 की WDV पे, ये लिख के मैं ये सोचूंगा क्या आ गई WDV 160। इसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मैं अब मुझे सीधा चलने दें, उल्टा चलने, जैसे अब मैं सीधा ही चलूंगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 20% इंटू 9/12 20। कितने लोगों ने यही निकाली थी? 24। जैसे मर्जी आप निकालें, मैं जरा सीधे तरीके से चल रहा हूं। क्लियर? समझ आ गई बात? अगला सवाल मेरा, ये डेप्रिसिएशन जो निकल आएगी ना, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल के नाम से जाएगी वर्किंग्स में। ये डेप्रिसिएशन सारे एसेट्स की है या बिके हुए एसेट की है? किस साल की बिके हुए एसेट की? बेचने वाले साल की। एक और चीज आपको चाहिए होती है, एक और चीज आपको चाहिए होती है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में, वो चाहिए होती है ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स। एक और चीज चाहिए होती है आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में, ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स क्या है 31/12/16 को, 31/12/16 को, 31/12/16 को ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स क्या है? बोले कैसे निकाल लेंगे? 200 इंटू 80%। दिस विल बी ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स। क्लियर? 31/12/6, 31/12/6 कितनी आ जाएगी यार? निकली भी है वैसे ऊपर 160 बहरहाल, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से चलें 200 इंटू इज इक्वल टू, ये 160 फिर कहां यूज होगा? ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल्स डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में यहां पे जाके यूज होगा, ये माइनस होगा। और वो जो डेप्रिसिएशन आई है, क्योंकि अब मैं बेचने के साल भी डेप्रिशिएट कर रहा हूं 24 रुपए, ये 24 रुपए जो निकले कहां यूज होगा? डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। और तीसरी चीज की मुझे जरूरत नहीं है। तीसरी चीज अगर मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें बेचने वाले दिन, बेचने वाले दिन। अकमुलेटेड बेचने वाले दिन की चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए होती। अकमुलेटेड बेचने वाले दिन की 200 माइनस 136 इज इक्वल टू 64। तो मोहतरम मैक्सिमम ये फिगर्स यूज करनी पड़ सकती हैं आपको सवाल में, इन तीन के अलावा कोई चौथी फिगर नहीं यूज करनी होती। तो अगर शॉर्टकट लगाएंगे तो ये फिगर्स ऐसे निकालनी पड़ेंगी अगर निकालनी पड़ गई। लेकिन अगर शॉर्टकट नहीं लगाते तो देखें ऊपर, शॉर्टकट नहीं लगाते तो सारी फिगर्स ऊपर तैयार पड़ी हैं, सारी फिगर्स तैयार पड़ी हैं। 24 तैयार पड़ा है, कोई शॉर्टकट से निकालना पड़ा। 24 तैयार पड़ा है, 160 तैयार पड़ा है, 160 तैयार पड़ा है, और 200 में से 136 माइनस कर देंगे 64 आ जाएगा। अब कहीं लोग ये तो नहीं सोच रहे यार यही कर लांगे यार, छोड़ो यार इतना सोचना है, छोड़ो परे। तो इतना सोचना कहीं इतना सोचना पड़ सकता है जब कभी बेचने के साल में भी डेप्रिसिएशन हो। लेकिन हमारे सवाल में ना आज बेचने के साल में डेप्रिसिएशन, तो ये काफी कुछ सोचना नहीं पड़ा। लेकिन ये भी सोचना पड़ सकता है अगर शॉर्टकट्स की तरफ जाएं। नाउ इट्स अप टू यू कि शॉर्टकट की तरफ जाना है या लॉन्ग कट की तरफ। लॉन्ग कट में कोई जरूरी नहीं होता, आप यहाँ डेप्रिसिएशन लिखें, ये लिखें बस, कैलकुलेटर पे 200 माइनस, मेरे ख्याल से ना, अगर आप एक मिनट, अगर आप पेपर में इस तरह भी लिखाएंगे ना, लॉन्ग कट में 200 माइनस 40 160 माइनस 24 इज इक्वल टू 136, मेरे ख्याल से एग्जामिनर आपको ओके कर देगा, कहेगा यार ये इसको चीजों की समझ है, इसको चीजों की समझ है। कॉस्ट माइनस पहले साल की डेप्रिसिएशन WDV माइनस दूसरे साल की डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू WDV। तो शायद पेपर में ऐसे भी चल जाए। चलें जी, नहीं इसको आप फिर अगर ज्यादा है ना तो फिर इस 24 की कम से कम कैलकुलेशन शो कर देना, या फिर ऊपर आप हेडिंग दे देना डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, ये हेडिंग दे देना डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। तो ये फिगर भी इंशाल्लाह आपकी यूज हो जाएगी। ये 24 डेप्रिसिएशन आ गई और ये बेचने के साल के एंड पे WDV आ गई। लेकिन इन एनी केस इन चीजों को वो फिर ऑनर नहीं करेगा क्योंकि उसने वर्किंग्स में ये चीजें करवानी है। तो ये अगर अंग्रेजियां लिखने बैठ जाएंगे फिर तो ऑब्वियसली इट विल टेक टू मच टाइम। चलें जी वापस आ जाएं। आज आपके मोहतरम ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज जो आपको दिया जाने लगे, बड़ा जबरदस्त, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स की आपकी रिवीजन हो जानी है। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 10, पास्ट पेपर का क्वेश्चन 10, पेज नंबर 9 जो हम करे थे ना रोज वाला,
उससे अगला सवाल है जो कल कर रहे थे हम, क्वेश्चन 10। इसमें देखें कि काउंटिंग डेप्रिसिएशंस हैं, WDVs हैं, कुछ इंटेंजिबल है, वारंटी है, फिर कोई खर्चे हैं जो टैक्स वाले 5 सालों में माइनस करने दे रहे हैं, कल भी बात हुई थी। फिर उसके बाद खर्चे हैं एक्रूअल्स के, डोनेशंस के। ये एक्सपेंसेस एक्रूअल्स क्या होता है, इसको क्लोजिंग पेबल में लिख दीजिएगा। एक्सपेंसेस एक्रूअल्स क्या होता है, क्लोजिंग पेबल में लिख दीजिएगा। अदर इनकम्स हैं और कुछ इनकम पे अगले साल का रेट भी दिया हुआ है और इस साल का रेट भी दिया हुआ है। और एडवांस रेंट का अकाउंट बना लेंगे। एडवांस रेंट क्लोजिंग अनअर्न्ड बनाएंगे या क्लोजिंग रिसीवेबल में डालेंगे? एडवांस रेंट का क्या मतलब लेंगे? और ये DTL का ब्रॉड डाउन दिया हुआ है। ये DTL का क्या दिया हुआ है? ब्रॉड डाउन दिया हुआ है। खैर ऐसे तो स्टैट डाल के कोई मसला नहीं, एंट्री उल्ट नहीं हुई होगी, एक्सपेंस के साथ सही सलूक हुआ होगा। एक्सपेंस देख लेना, एक्सपेंस के साथ सही सलूक हुआ होगा। होमवर्क वाला सवाल हो गया था, इतना मैंने किया था, छोटा सा सवाल था 5-10 मिनट का, कोई मसला तो नहीं आया था? अच्छा 15 मिनट का था यार, रेट चेंज हो रहा था। चलो क्लास के बाद पूछना। अच्छा अब मोहतरम इस सवाल में करके आपको कोई मसला नहीं आएगा या थोड़े बहुत मसले आएंगे तो अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि आज आपके 2.5 घंटे घर में चाहिए मुझे। घर में, आपके घर में कंबल में घुस के आपके 2.5 घंटे चाहिए आपके। आज FR2 के लिए 2.5 घंटे आज दे दें। इस सवाल को आप 18 ज़रब कितना हो गया, 45 मिनट। 45 मिनट में इस सवाल को करेंगे आप। क्लियर? जब आप 45 मिनट में सवाल को करेंगे तो 2.5 घंटे में से कितना टाइम बच जाएगा? 1 घंटा नहीं। जब आप 45 मिनट में सवाल को करेंगे तो कितना टाइम बच जाएगा? 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट की YouTube के ऊपर एक वीडियो होगी जो मैं लिंक आपको आज मैसेज करवा के शेयर कर दूंगा, वरना आप राइज ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाइएगा, जो पहली वीडियो अपलोड आज हुई होगी वो वाली होगी। उसमें 2 की स्पीड पे नहीं, नॉर्मल स्पीड पे उसमें इस पूरे सवाल की डिस्कशन होगी। जो लास्ट सेशन में कराया था। मेरे ख्याल से टाइम हमें सेव करना चाहिए, ना कि टाइम ज़ाया करें। तो ये एडजस्टमेंट्स 100% ये कल वाली हैं, ये 100% कल वाली हैं। ये एडजस्टमेंट सिर्फ चैलेंजिंग होगी 0.5। ये डिस्कशन में तकरीबन मैंने इस पे 40 मिनट फिर भी लगा दिए हैं समझाने में, फिर भी समझ ना आई, और कल इंशाल्लाह दोबारा आके समझ लेंगे इस एडजस्टमेंट को। लेकिन इसको आपने टाइम देना है, ये बिल्कुल नई एडजस्टमेंट आपके लिए। और इसमें ना एडजस्टमेंट पूरी करने की कोशिश ना कीजिएगा। जो भी कैरी डाउन्स वगैरह या एक्सपेंस, इस सवाल की ब्यूटी ये है, कल वाले सवाल में करंट टैक्स साथ साथ नहीं चल रहा था, इस सवाल में करंट टैक्स भी साथ साथ चलना है, इसलिए ये सवाल कल वाले सवाल से ज्यादा अच्छा है। और करंट टैक्स भी साथ साथ चलना है। इन द एंड आपकी रिकॉन्सिलिएशन भी आपको बनानी पड़ेगी, नोट भी बनाना पड़ेगा आपको। तो ये इसलिए कल वाले सवाल से बहुत बेहतर सवाल है। अच्छा जी, आज की हमारी आखिरी डिस्कशन में कह सकता हूं, आखिरी डिस्कशन IAS 12 की करने लगे हम। इसके बाद कल से IAS 16 हमने शुरू करना है। वैल्यूएशन रिवाइज करेंगे कल के दिन, और फिर परसों से रीवैल्यूएशन को डेफर्ड टैक्स के साथ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम परसों से शुरू करेंगे। तो IAS 16 और IAS 12 का मिक्सचर अब इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा कल से। रिवैल्यूएशन के सवाल करेंगे IAS 16 वाले, और उनको फिर IAS 12 के साथ मिक्स करेंगे। ओके, IAS 12 की जो मेन आखिरी डिस्कशन है आज की, उसके लिए आपने ज़रा थोड़ा अटेंटिव रहना है, क्योंकि ये दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो बातें आसान सी हैं। अच्छा, एक बंदा है वो ये कहता है, मोहतरम अटेंटिव रहना पड़ेगा यार। एक बंदा है वो ये कहता है कि मैंने परचेज की 100 रुपए की और रिकॉर्ड कर ली 80 रुपए की, इसको क्या कहते हैं? एक्सेलेंट। परचेज अंडर स्टेट हो गई है। लफ्ज़ बोले, अंडर स्टेट हो गई है। अभी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं। दोबारा मैं फिगर्स बोल दूं। परचेज कितने की? 100 रुपए की। परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, फर्स्ट करें उधार पे है। परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, परचेज की 100 रुपए की, रिकॉर्ड किस पे कर दी? 80 पे। अंडर प्रोवाइड हो गई है, अंडर रिकॉर्ड हो गई है। जो चीज अंडर हुई है उसको सही करने के लिए ऊपर लेके आते हैं। कितने से परचेज बढ़ाएंगे? परचेज डेबिट क्रेडिटर कितने रुपए से? 20 रुपए से। एक बंदा कहता है मैंने परचेज की 100 रुपए की और रिकॉर्ड कर दी 103 पे। परचेज की 100 की, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, रिकॉर्ड कर दी 103 से। तो परचेज ओवर स्टेट हो गई है, परचेज ओवर स्टेट हो गई है। तो जो बंदा ओवर हुआ हो उसे उठा के और ओवर कर दें, उसे डाउन लेके आए। तो उल्टाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिटर डेबिट, परचेज क्रेडिट।
ये जी कंट्रोल होम। कंट्रोल होम का क्या मतलब होता है? चैप्टर का पहला सफर, पेज 253, पेज 253 किताब का। क्या कॉन्सेप्ट है जी आज का? ओवर और अंडर स्टेटमेंट ऑफ टैक्स। और ऑनलाइन में ये होमवर्क के नाम से डिस्कशन अपलोड हो जाएगी, उनको यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं। और वैसे भी यूट्यूब पे आप चले जाएं तो फिर इधर उधर भी निकल जाते हैं आप लोग। तो यार ये छोड़ दें, ये किसी तरह वाईफाई अपने घर से इनएविटेबल है, इनएविटेबल है। चलें, मर्जी है आपकी। इधर उधर तो नहीं निकल जाते? अच्छा, ऐसे कुछ लोगों के लिए सेल फोन हेल्प फोन बन जाएगा, लेकिन वो किसी और लोगों की बात हो रही है। अच्छा, नहीं आपके लिए नहीं है, आप तो सही इस्तेमाल करते हैं उसका। पॉइंट 1 और पॉइंट 2। अच्छा, वैसे एक निशानी लोग कहते हैं कि अगर आप हाथ उठा के दुआ करें ना, अल्लाह मेरे बच्चों को मेरे जैसा बना दे, और दिल में सोच रहे हो नहीं अल्लाह अल्लाह नहीं मेरे जैसा नहीं है, इसका मतलब है आप अपने आप को सही कर लें, क्योंकि मरने के बाद बड़े खतरनाक मसाइल आपके लिए शुरू होने वाले हैं, बच्चों की तो दूर की बात है। अच्छा, पॉइंट 1, करंट टैक्स की कैलकुलेशन आपके जहन में कौन बनाता है? करंट टैक्स की कैलकुलेशन अकाउंटेंट, बिजनेस का अकाउंटेंट, बिजनेस अकाउंटेंट, डॉलेंस का अकाउंटेंट करंट टैक्स की कैलकुलेशन बनाएगा। वी विल यानी ऑर्गेनाइजेशन, वी विल कैलकुलेट, बोलें, वी विल कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट्स। ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, डॉलेंस, वी विल कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट एंड विल डिक्लेयर देम टू, बोलें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। पाकिस्तान में कौन सा इदारा है? ये मैं पेज 253 पे लिख रहा हूं, जगह है मेरे पास। वी विल कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट एंड वी विल डिक्लेयर देम टू एफबीआर। अच्छा, मुझे बताएं, मैंने पीबीटी से चला, पीबीटी था 100 रुपया, चलते ऐड की चीजें, लेस की चीजें, अकाउंटिंग एक्सेप्शन ऐड की, टैक्स एक्सेप्शन लेस की, चलते जवाब आया 100 की बजाय 105। 105 मेरे क्या है? टैक्सेबल प्रॉफिट। जैसे मैं कहता था 100 सवाल मिले, 105 होमवर्क में कर लिए, तो टैक्सेबल प्रॉफिट 105 आ गए। क्या टैक्स वाले इसको चेक कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान के सारे लोगों के टैक्सेबल प्रॉफिट? ये तो पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन एफबीआर वाले सैंपल बेस पे ऑडिट कर सकते हैं कुछ लोगों का। और अगर ऑडिट करें तो क्या टैक्सेबल प्रॉफिट हमने अगर 105 शो किए हों तो क्या वो उससे ज्यादा कर सकते हैं हमारे प्रॉफिट्स? और अगर कोई एरर, ऐसी हमारी जेन्युइन गलती हमसे हो गई हो, तो इतने अच्छे भी हैं कि वो हमारे प्रॉफिट्स को क्या कर दें? कम कर दें। तो टैक्सेबल प्रॉफिट याद रखिएगा हम डिक्लेयर करते हैं अपनी तरफ से। असेस कौन करते हैं? टैक्स वाले। जिन्होंने टैक्स पूरा पढ़ लिया हुआ है, उन्होंने असेसमेंट अपील्स का एक चैप्टर पढ़ा था, बड़ा खूबसूरत और अच्छा चैप्टर होता था, बड़ा मजे का। तो एक चैप्टर उन्होंने पढ़ा था असेस। असेस क्या होता है? जज करना, यानी टैक्स वाले आपको जज करते हैं। तो अगला फिक्रा क्या बनेगा? बोलें जरा। एफबीआर विल डिक्लेयर, नहीं, डिक्लेयर तो हम करके आए हैं, विल असेस ओवर, बोले टैक्सेबल प्रॉफिट्स। हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट्स हमारी जोजा मोहतरमा को असेस करने की पावर है। किसको असेस करने की पावर है? एफबीआर वालों को। तो हम बोलें क्या करते हैं? टैक्सेबल प्रॉफिट्स असेस। चुप, हम क्या करते हैं? मैंने हाईलाइट किया तो साथ ही उसने असेस बोल दिया है। हम क्या करते हैं? टैक्सेबल प्रॉफिट डिक्लेयर। और टैक्स वाले, चलें जी अंडरलाइन कर लें इसको और नोट कर लें। डिक्लेयर और असेस में वैसे फर्क हो सकता है या हमेशा बराबर होंगे? फर्क हो सकता है, और अंडर वाली साइड भी हो सकती है, फिर ओवर वाली साइड भी हो सकती है। जल्दी से नोट करें, पेज 253 पे जी, बिल्कुल। और जहन में कौन सी वर्किंग है? करंट टैक्स। करंट टैक्स में हमने टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल के रख लिए और टैक्स वालों ने उनको चेक करना शुरू किया। वैसे उसी साल का ऑडिट उसी साल हो जाता होगा या कई साल बाद होता होगा? कई साल बाद होता है, उसी साल का ऑडिट उसी साल नहीं होता। इतने नहीं टैक्स वाले तेज। 2015 में हम बैठे होते हैं, 2011 का ऑडिट चल रहा होता है हमारा, तो ऑडिट 5-5, 6-6 साल पुराने भी खोल लेते हैं वो, कोई मसला नहीं। पता नहीं नवाज शरीफ के कितने पुराने केस खोले हैं उन्होंने। तो अच्छा, पता है आपने क्या F2 पढ़ा हुआ है? अच्छा जी, नाउ लेकिन सैटरडे मंडे को मैं किसको लगाया करूंगा? सैटरडे नहीं, वो बुलाना तो कॉलेज वाले। तो मुझे ये बताएं, अब सैटरडे मंडे को अब क्या करना है? ऑनलाइन ही होगा। पता चले ना हो क्या रहा है पाकिस्तान में। जिनको नहीं पता उनको छोड़ें, आप लोग अटेंटिव रहें। जो पूछ रहे हैं ना क्या है, उनको छोड़ें। कुछ नहीं बच्चों, क्लासें चल रही हैं, इधर देखें, कभी इधर चलेंगे कभी स्क्रीन पे चलेंगे, वो क्लासें चल रही हैं। वो बता दें साथ वाले को उसकी जान निकलने वाली है। अच्छा जी, खरीद लें, 20-25 हज़ार का आ जाता लैपटॉप। एग्जाम्पल 1,
इन 2012, चलें जी होगी बात अब, ठीक है, तय हो गया, इधर आ जाए। एग्जाम्पल 1, इन 2012 कंपनी कैलकुलेटेड टैक्सेबल इनकम एट रुपीज, टैक्सेबल इनकम मींस टैक्सेबल प्रॉफिट। यार मुझे बताएं ये डिक्लेयर वाले हैं या असेस वाले हैं? कंपनी कैलकुलेटेड। तो हमने टैक्स वालों को जाके दावा किया 12 में कि हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं? 3000। इन 13 एक साल बाद, बड़े तेज थे टैक्स वाले, इन 13 एक साल बाद टैक्स अथॉरिटीज चेंज अबव अमाउंट टू 3200। टैक्स वालों ने कह दिया नहीं यार, आपके टैक्सेबल प्रॉफिट 3000 नहीं है, आपके टैक्सेबल प्रॉफिट 3200 है। चलें जी, अब आप हजरात मुझे बता दें, कहीं छोटा छोटा शक लिखते रहें, हमने डिक्लेयर कितने किए थे? एक्सेलेंट। असेस कितने हुए? डेटा सवाल से देखें अपनी किताब से, असेस कितने हुए? 3200। क्लियर? डिफरेंस 200, डिफरेंस 200। क्लियर? ओके, दोबारा पढ़ें। 2012 में हमने अपने टैक्सेबल प्रॉफिट कितने निकाले? 3000। एक साल बाद 13 में टैक्स वालों ने आके क्या कहा, आपके प्रॉफिट्स कितने हैं? रीजन मे बी अ डिसअलाउंस ऑफ एन एक्सपेंस। रीजन शायद ये थी, कोई खर्चा था हमारा, उस पर उन्होंने उंगली रख के कहा था फाइन वगैरह ये ऐड करो। हमने कहा ओहो ये तो हम ऐड करना भूल ही गए थे, चलो ऐड कर देते हैं। रीजन मे बी डिसअलाउंस ऑफ एन एक्सपेंस, या हो सकता है कोई भी खर्चा होता है, उन्होंने डिसअलाउ कर दिया। टैक्स रेट इज, उस साल का भी यही था, इस साल का भी यही है, लेकिन अगर 12 का बताया होता तो 12 का टैक्स रेट यूज करना था हमने, क्योंकि जिस साल गलती हुई है। टैक्स रेट कितने परसेंट जी? पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 13। 12 का बना हुआ नीचे? नहीं, 12 का बनाना भी नहीं है। फॉर 13, जब ये गलती पकड़ी गई हमारी, फॉर 2013, ये प्लीज लिख लें, एरर है सवाल में, सवाल को कंप्रीहेंसिव बनाएं। फॉर 2013, तो 13 में आपने जनरल एंट्री भी करनी है और 13 का नोट भी बनाना है। अच्छा जी, आप बताएं हमने कितना डिक्लेयर किया था प्रॉफिट, उन्होंने कितना असेस किया? हमने कम प्रॉफिट बताया था। क्या मैं कह सकता हूं हमने टैक्स को अंडर प्रोवाइड किया हुआ था? प्रोवाइड होता है रिकॉर्ड करना, समझ लें, हमने टैक्स को अंडर प्रोवाइड किया हुआ था। अंडर प्रोविजन को कैसे सही करते हैं? रिकॉर्ड करके। अच्छा वैसे मुझे ये बता दें एक सादा सी बात, कि ज्यादा बात टेक्निकल ना हो, पेपर में जरा कुछ झटका तरीका लग जाए। टैक्सेबल प्रॉफिट कितने से कितने पे जा रहे हैं वर्सेस टैक्सेबल प्रॉफिट कितने से कितने पे जा रहे हैं? 3000 से। तो टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स, बोले ना, बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स बढ़ेगा। तो जब टैक्स बढ़ेगा तो जनरल एंट्री आप मुझे बता दें क्या बनेगी? ओह मोहतरम, ये 13 में खड़े होकर, बोले 13 में खड़े होकर 12 का टैक्स सही कर रहे हैं, ऐसा ही है। 13 में खड़े होकर 12 का टैक्स नहीं, इसको रीस्टेट नहीं कहते, इसे ना चेंज इन एस्टीमेट ही कहते हैं, या ये स्टेट की डिस्कशन है, उसको छोड़ें। तो ये 13 में इसकी गलती को सही कर देंगे, 13 में खड़े होकर 13 में इस गलती को सही कर देंगे। नहीं, इसमें नहीं होती, इसको चेंज इन एस्टीमेट कहते हैं, ये अंदाजा है, टैक्स वालों का बदलता रहता है। ओके, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। अच्छा जी, 13 में खड़े होकर किस साल की गलती सही कर रहे हैं? 12। ये क्या लिखे मैंने आगे? 12 का अमेरिकन इंग्लिश। 13 में खड़े होकर 12 का टैक्स सही कर रहे हैं, कराएं जी सही। एंट्री टाइम। लेकिन यार एक लफ्ज डाले ना, ताकि पता चले कि ये सीटीई हमारा वो वाला सीटीई नहीं है जो करंट टैक्स में नॉर्मल आता था। ये इस साल खड़े होकर पिछले साल के टैक्स से छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। सीटी डेबिट और सीटीपी क्रेडिट। अच्छा, प्रॉफिट कितने बढ़े हैं? 200 से। तो टैक्स कितने से बढ़ जाएगा? 60 से। तो ये मोहतरम एक नई एंट्री है जो 13 में होगी। अब 13 में ना 3 एंट्रीज होंगी। एक 13 में एंट्री होगी 13 के अपने करंट टैक्स की, सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट। एक 13 के अपने डीटी डेबिट डीटीएल क्रेडिट। और एक 13 में खड़े होकर 12 के प्रॉफिट सही करने की एंट्री होगी, सीटी डेबिट और सीटीपी क्रेडिट। तो जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये वाली एंट्री किस रेट से करनी है? इसमें बड़ी आसान सी चीज है। ये वाली एंट्री उसी रेट से करनी है जो उस साल का रेट था 12 का, तो इसलिए वाला मसला नहीं आएगा इसमें। क्लियर जी? नोट कर लिया आपने अपने रजिस्टर पे। डिक्लेयर कितना हुआ? 3000। असेस कितना हुआ? डिफरेंस कितना? डिफरेंस की नेचर बताएं। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा डिफरेंस के साथ, क्योंकि समझना मुश्किल था पॉजिटिव नेगेटिव। डिफरेंस की नेचर बताएं। प्रॉफिट बढ़ गए, प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स बढ़ा। 13 में खड़े होकर 12 का टैक्स बढ़ाने, तो क्या एंट्री करेंगे?
यार इसको पे कर दो। कई दफा टैक्स वाले फौरन मांग लेते हैं, लिख लें अच्छा सवाल इन्होंने किया, स्लैश कैश लिख ले, फौरन मांग लेते हैं। यार अभी भी पे करो जल्दी, पेबल स्लैश कैश। ओके, क्या चीज दोबारा लफ्ज बोले? ऑडिट, हाँ वो दोनों को आ जाते हैं, उसमें कोई एंट्री इन आंसर में 2000 सीटी प्रायर ईयर डेबिट और सीटीपी या कैश क्रेडिट। अच्छा यार नोट में ये चीज कहाँ आती है, ये देख लें, नोट में ये चीज आती है, ये तो सीटी इस साल का अपना होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि इस साल का डेटा नहीं मुझे दिया हुआ। ये ऊपर 2013 में अपने समझने के लिए मैंने लिखा, क्योंकि वैसे तो लिखा हुआ है 13 यहाँ, ये सीटी इस साल का होगा 13 का, इससे मुझे कंसर्न नहीं। डीटी आपको पता है कभी पॉजिटिव आता है कभी नेगेटिव आता है। एक नई लाइन नोट में डलेगी सीटी प्रायर के नाम से। ओहो टोटल अगले सफे पे चला गया। एक नई लाइन डलेगी, बोलें किस नाम से? सीटीई, लेकिन ये साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये जरा सोच के बता दें। टीई डेबिट, टीई डेबिट नेगेटिव साइन होगा। और अगली एग्जांपल चलें कर लेते हैं, कोई नहीं, अगली एग्जांपल, एग्जांपल 2, फिर पास्ट पेपर्स की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल 2, सेम डेटा इज एग्जांपल 1। सेम डेटा का क्या मतलब है? हमने डिक्लेयर कितना किया हुआ है? 3000, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज ने खुशी की खबर सुनाई कि हमारा प्रॉफिट 3000 नहीं है, हमारा प्रॉफिट क्या है? 2500। असेस कितना हो गया? 2500। असेस 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 2500। हमने कितना काटा है? उन्होंने खुशी की खबर सुनाई हमें कि नहीं आपका प्रॉफिट 3000 नहीं है, आपका प्रॉफिट 2500 है। डिफरेंस 500। मेरा तो सब तैयार है, मैंने ऊपर नीचे करनी है चीजें। टैक्स वालों के प्रॉफिट कम हो गए। टैक्स वालों के प्रॉफिट अगर कम हो गए तो टैक्स 13 में खड़े होकर 12 का टैक्स ओवर प्रोवाइड हो गया है, ओवर प्रोवाइड हो गया है। हमने किस पे निकाल लिया है? 3000 पे। निकालना किस पे था? तो ओवर प्रोवाइड हो गया है ना, ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है टैक्स। इसको रिवर्स करेंगे। रिवर्सल की वही एंट्री, असल में रिफंड मांग लें या जो भी समझ लें आप। सीटीपी नहीं, रिसीवेबल आमतौर पे एक नॉर्म नहीं है लिखने की, वही अकाउंट आप लिखते हैं, या कैश उनसे रिसीव कर लें, कैश डेबिट, उनसे टैक्स वापस मांग लें। सीटीपी डेबिट और सीटीई क्रेडिट। असल में ना टीई क्रेडिट सही चीज है, जिसको समझ रहे हैं कि पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। आप बताओ। हाँ जी, रिसीवेबल कर दो, स्लैश रिसीवेबल कर दो, जो आपको समझ आ रहा है। वो एडजस्टमेंट्स बड़ी टफ होती हैं, वो टैक्स वाले कभी मानते हैं कभी नहीं मानते। ये रिफंड अलग से लेने जाना पड़ता है। जो मर्जी आप लिख लें, सीटीपी डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, सीटी, बस सीटीई क्रेडिट करना है, सीटीई क्रेडिट करना है। खुशी है 500 ज़रब 30%, 150। आप बता दें, नोट करने की मेरा नहीं ख्याल जरूरत है, आप बता दें क्या एंट्री बनी जी? सीटीपी डेबिट सीटी क्रेडिट। आसानी के लिए हमने एंट्री उल्टाई है, हमने कोई नई एंट्री नहीं बनाई। सीटीपी डेबिट सीटी क्रेडिट, लेकिन साथ क्या लफ्ज? प्रायर ईयर, सीटी डीटी, और इन द एंड खुशी रिकॉर्ड प्लस लगा लें, बस खुशी रिकॉर्ड करनी है आपने, प्लस 150। अच्छा थोड़े थोड़े आप ना अल्फाज भी समझने की साइड पे आए। पहला सिनेरियो क्या था? हमने कम टैक्स रिकॉर्ड किया हुआ था, अंडर एस्टिमेट इन प्रीवियस ईयर किया हुआ था। देख लें हमारा क्या ख्याल था पहले सवाल में, और उनका क्या ख्याल था। इसी में क्या कहूंगा? अंडर एस्टिमेट हमने किया हुआ था। इस अंडर एस्टिमेट को आप सही कैसे करने? खर्चा डाल के, सीटी डेबिट। अंडर वाली चीज को सही कैसे किया जाता है? रिकॉर्ड करके, सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट, नॉर्मल एंट्री करते हैं। और अगर ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया हो हमने टैक्स, तो सीटीपी डेबिट सीटी क्रेडिट। अब इसमें ना रिकॉन्सिलेशन में भी इसका इंपैक्ट जाएगा, वो भी मैं दिखाने लगा हूं सवाल खोल के, जरा सब्र करें। रिकॉन्सिलेशन में भी इसका इंपैक्ट जाएगा। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 6 में हमारी एक एडजस्टमेंट रहती है, वो यही वाली है, वो खोलें। पेज नंबर अच्छा, एक थोड़ी सी मैं सजेशन दे दूं आपको। ये पॉइंट पढ़ें पेज 320 पे, पॉइंट नंबर 7। जो चीज पेंडिंग है इस सवाल की नजर में, उसको फिर आप पेंडिंग ही रहने दें। जो चीज फाइनल हो गई है उसका इंपैक्ट निकालने कैलकुलेटर पे पढ़ें। जो चीज पेंडिंग है उसको पेंडिंग ही रहने दें, और जो चीज फाइनल हो गई है उसका इंपैक्ट कैलकुलेटर से निकालें।
सही पढ़ने पढ़े कोई एक दफा ना तो एक ही दफा में समझ आ जानी है, नहीं सही पढ़ेगा तो 10 दफा भी पढ़ना पड़ेगा उसे। जी पॉइंट नंबर 7, इसको साइड कर। किस साल में खड़े होके किस साल की बातें करने बैठ गया है? 15 में खड़े होके। ये मैं नहीं कहूंगा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज हमने पढ़ा है, क्योंकि अगर पेपर में आता भी है तो पूरे सवाल में कोई एक एडजस्टमेंट इसकी आ जाती है 7-8 में से। अच्छा 15 में खड़े होके किस साल की बातें करें? 13 की। ड्यूरिंग, जिस तरह मैं सवाल सही कर रहा हूं ना उस तरह बड़ा आपको अच्छा समझ आएगा। ड्यूरिंग 15 इंटरटेनमेंट नंबर 1 एंड रिपेयर नंबर 2, अमाउंटिंग टू इतने छोड़ें। इंटरटेनमेंट रिलेटिंग टू 15 में 13 के साल की इंटरटेनमेंट और 13 के साल की रिपेयर वर डिसअलाउड बाय एफबीआर। ये बड़ा जरूरी है। पावर किसके पास है हमारे खर्चों को डिसअलाउ करने की? वर डिसअलाउड बाय एफबीआर। एफबीआर ने कहा इंटरटेनमेंट और जशियां इंटरटेनमेंट भाईजान ये खर्चा नहीं माइनस करने देंगे हम आपको, हमारा दिल धक 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 धक, खर्चा माइनस नहीं करने देंगे। डिडक्शन नॉट अलाउड। डिडक्शन नॉट अलाउड को करंट टैक्स में ऐड करने से प्रॉफिट बढ़ेंगे, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। फिर चलते चलते उन्होंने रिपेयर, ओए एसी 4 लाख का रिपेयर कराया, पागल ही हुए, 80,000 का नया खरीदना था। ये कौन सी रिपेयर है? एसी 4 लाख का रिपेयर, पागल ही हुए। चलो चलो डिसअलाउ, ये भी तुम्हारा खर्चा जेन्युइन नहीं है। ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, 4 लाख तो नहीं, इधर तो 80 लाख का शायद कराया हमने रिपेयर। अच्छा तो 2 खर्चों पे उन्होंने उंगली रखी हमारे और कहा क्या ये 2 खर्चे क्या हैं? डिसअलाउ है। हमने फौरन फोन किया, अस्सलाम वालेकुम, एतजाज बात कर रहे हैं जी, लॉयर हैं आप जी, फ्री हैं आजकल जी? अच्छा एक बात कर यार, वो आ गए हैं एफबीआर वाले, एफबीआर वाले आ गए हैं। अच्छा आ गए हैं एफबीआर वाले, मेरी फीस भेजो, मेरी फीस भेजो, आपको मैं मशवरा देता हूँ। अच्छा जी, अब लॉयर के पास हम जाते हैं, याद रखिएगा हमेशा, कंपनी खुद इतनी एक्सपर्ट नहीं होती, कंपनी लॉयर के पास जाती है, लॉयर को हायर करती है और कहती है अब यार फटा पड़ गया तो अभी कोर्ट नहीं जाना, अभी हम लॉयर को फोन करेंगे। फ्लोर एंड टाइल वाले, फ्लोर एंड टाइल वाले अपने लॉयर को फोन करेंगे और लॉयर को फोन करके कहेंगे यार वो मसला पड़ गया, हमारे 2 खर्चे जो है ना उन्होंने डिसअलाउ कर दिए हैं। अब लॉयर जो भी सजेशन देगा उसके बाद एफटीएल के डायरेक्टर डिसीजन लेंगे। लॉयर की सजेशन के बाद एफटीएल के डायरेक्टर्स ने सोचा, एफटीएल हैज डिसाइडेड टू, हमने सोचा है कि फाइल करेंगे अपील। फाइल करेंगे अपील, कहां अपील करेंगे जी? इन कोर्ट, कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट या और भी कोर्ट होते हैं। डिसाइडेड टू फाइल अपील इन कोर्ट, हमने सोचा जी हम कोर्ट में जा रहे हैं ओनली अगेंस्ट रिपेयर, ओनली अगेंस्ट रिपेयर। जहां तक तुमने कहा है ना रिपेयर डिसअलाउ है, तो ये बात हमारे मन को नहीं भा रही, तो हम इसके लिए कोर्ट में जा रहे हैं। हम फ्लोर एंड टाइल वाले एफबीआर वालों के खिलाफ, एफबीआर वाले क्या है, हम तो इमरान खान के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए कोई मसला नहीं है, एफबीआर वालों के खिलाफ भी हम जा सकते हैं कोर्ट में। तो हम फ्लोर एंड टाइल वाले एफबीआर के खिलाफ चले गए कोर्ट में। किस मद में? मेरा सवाल यह है कि रिपेयर को तो आप फारिग करें, रिपेयर की डिस्कशन मेरे ख्याल से मैं आपसे इस क्लास में नहीं कर सकता, क्योंकि ये फिर जज साहब डिसाइड करेंगे रिपेयर का क्या कर रहे हैं, रिपेयर का जज साहब डिसाइड करेंगे। तो मैंने कहा ये ना इसने पेंडिंग छोड़ दिया है, ये हमें कुछ बताया नहीं इसने, तो इस रिपेयर की डिस्कशन को फारिग करें, क्योंकि रिपेयर को फिलहाल अगर मैं डिसअलाउ कह दूं तो आप लोगों ने ही फौरन बोलना है कि सर प्लीज आप डिसअलाउ ना कहें, यू आर नॉट जज, आप अभी जज नहीं है, ये जज साहब ही बताएंगे डिसअलाउ है या नहीं। तो ये इशू तो हमने कुएं में डाल दिया, पता नहीं पाकिस्तान के कोर्ट का फैसला है। अच्छा, इससे एक और मतलब अगर आप कोई डिराइव करें, ओनली के लफ्ज में बड़ा जबरदस्त मतलब छुपा हुआ है। हाँ एक्सेलेंट, इट मींस, इसका मतलब बताएं, इट मींस वी एग्री विद एफबीआर, हम एफबीआर से मान गए हैं। किस मामले में? डेट लिखे ना, डेट एंटरटेनमेंट इज डिसअलाउड। इसका मतलब हम एफबीआर से मान गए इस बात पे कि एंटरटेनमेंट डिसअलाउ है, इस बात का इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। ये लाइन लिखनी बड़ी जरूरी है। इट मींस वी एग्री विद एफबीआर दैट एंटरटेनमेंट इज डिसअलाउड। आप बता दें रिपेयर का क्या बनना है, ये तो ना मुझे पता है ना आपको पता है। इस इशू को मैंने कहा था जो इशू तो पेंडिंग है ना उसको तो सवाल में छोड़े पड़े,
ये तो पेंडिंग है, ये तो पता नहीं जज साहब ही डिसाइड करेंगे कौन जीता कौन हारा। जब कभी डिसाइड कर लेंगे, नहीं नोट भी देने की जरूरत नहीं, जब कभी डिसाइड कर लेंगे जज साहब जिस साल, उस साल अगर नॉट अलाउड किया तो उस साल हम अपनी वर्किंग सही कर लेंगे। अच्छा फिलहाल आप बताएं यार, एफबीआर वालों ने आके दो पंगे डाले कि मोहतरम एंटरटेनमेंट आपको खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है, रिपेयर खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। हम एफबीआर वालों के सामने सीना तान के ओए हम तुम्हारे खिलाफ रिपेयर की मद में कोर्ट जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम एंटरटेनमेंट की मद में कोर्ट नहीं जा रहे। तो एंटरटेनमेंट के बारे में उन्होंने फैसला क्या किया हमारे बारे में, डिसअलाउ है। अब थोड़ा सा ना एक काम पेपर में नहीं करना लेकिन जबानी कलामी सोचना है। थोड़ा सा सोचें, अगर 13 की करंट टैक्स की वर्किंग में जहन में लाऊं तो 13 में मैंने एंटरटेनमेंट को डिसअलाउ में नहीं डाला था, जिसकी वजह से ही उन्होंने कहा ना डिसअलाउ है। तो 13 में अगर मैं इसको डिसअलाउ करूं तो 13 के टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेंगे। इसका मतलब है मैंने डिक्लेयर किए होंगे कम, उन्होंने असेस किए हैं ज्यादा। मैंने डिक्लेयर कम किए होंगे, उन्होंने असेस किए हैं ज्यादा। तो इसका मतलब है सोचें जरा, नॉट अलाउड ऐड होता है वर्किंग में लेस, जब नॉट अलाउड ऐड होता है तो ऐड होने की वजह से 13 के टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। अब वही लाइन, डिसअलाउड खर्चों की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेंगे, टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स बढ़ेगा। 15 में खड़े होकर 13 का टैक्स हमने क्या करने, सही करना है। अच्छा टैक्सेबल प्रॉफिट से एंटरटेनमेंट सिर्फ पकड़े, कितने से बढ़े, 6 से। तो टैक्स बढ़ाने की एंट्री पहले बताएं, सीटी डेबिट, सीटीपी प्रायर ईयर क्रेडिट। प्रॉफिट पकड़ें 6, प्रॉफिट तो नहीं है, खर्चा नॉट अलाउड है ना, लेकिन प्रॉफिट ही मैं बोलूंगा। खर्चा नॉट अलाउड करंट टैक्स में क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन हमारे साल की करंट टैक्स में ना डाल दीजिएगा कि 15 की कैलकुलेशन छेड़े बैठे हो। ये सवाल आप लोगों ने घर में किया हुआ है, 15 की कैलकुलेशन में नहीं डाला था। हमारे सवाल की करंट टैक्स की वर्किंग में नहीं डाला, जबानी सोचना है कि 13 की करंट टैक्स की वर्किंग में मैं इसको ऐड करूंगा, ऐड करने की वजह से 13 के प्रॉफिट बढ़ेंगे और उन पर टैक्स बढ़ेगा। 6 इंटू 1.92। अच्छा पेपर में ना प्रायर, बिल्कुल प्रायर। अच्छा पेपर में ना इसके 3 इंपैक्ट्स होंगे, इसके 3 इंपैक्ट्स होंगे, बल्कि 2 इंपैक्ट कर लेते हैं, 2 इंपैक्ट। कहीं कुछ नहीं करना आपको, अगर जनरल एंट्रीज मांगी तो जनरल एंट्री करनी पड़ेगी ये वाली, और दूसरा नोट में 2 जगह नजर आएगा। ये मैं 2 जगह बताता हूं क्यों नजर आएगा, फिगर तो एक है लेकिन 2 जगह नजर आएगी। असल में जब हम इसको नोट में ऊपर डाल देंगे ना तो रिकॉन्सिलिएशन नीचे से आउट हो जानी है, तो रिकॉन्सिलिएशन में भी नजर आएगा। अभी मैं आपको सारा दिखाने लगाऊंगा। तो पेपर में इसका इंपैक्ट लिख लें और ये थोड़ा सारा नोट कर लें, इसी सफे पे किताब के ऊपर ही मैं आने लगाऊंगा, नोट की तरफ आने लगाऊं, सब्र करो। उस साल का दोबारा सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उस साल में हम सोचेंगे उस साल के जितने भी टैक्सेबल प्रॉफिट थे वो 6 से बढ़ गए हैं, बस 6 पे 30% लगा के हम हुकूमत को 1.92 देंगे। नहीं, उस साल दोबारा कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं, इस साल की कैलकुलेशन को भी छेड़ने की जरूरत नहीं। 2 इंपैक्ट होंगे पूरे सवाल पे, जनरल एंट्रीज और नोट। किसी टी अकाउंट में नहीं जाना इस फिगर ने, हमारे साल की करंट टैक्स वर्किंग में नहीं जाना, हमारे साल की डेफर्ड टैक्स वर्किंग में नहीं जाना, हमारे साल के कहीं भी नहीं जाना। ओके हाँ पार्सल भी हो सकता। चलें जी ओवर। कितने से खर्चा बढ़ाना है, 1.92 से। पेज नंबर कौन सा सॉल्यूशन का, 334। ओके यार ये हमने छोड़ा हुआ था 1.92, ये हमने 1.92 छोड़ा हुआ था पेज 334 पे। ओके अच्छा यार ये मैंने आपको कहा 3 जनरल एंट्रीज होनी है। ये तो फिगर ना मुझे याद है ना आपको याद है, क्योंकि आपने होमवर्क में एक दफा सवाल किया था। ये तो हमारे साल का ना, सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट, और ये डीटीई क्रेडिट हो रहा है मेरे ख्याल से, शायद आपको समझ आ जाए क्योंकि पॉजिटिव साइन लगा हुआ है ना, तो डीटीई क्रेडिट। ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डीटीएल लिख दें डीटीए लिख दें, फिलहाल खैर है। डीटीई क्रेडिट ये एक एंट्री। आज हमारी एंट्री क्या हुई है, सीटी डेबिट और सीटीपी 1.92 से। तो मोहतरम ये 3 जनरल एंट्रीज पेपर में आपने करके आनी है। एक सीटी इस सवाल में तो मांगी नहीं हुई ना,
तो ये 3 जनरल एंट्रीज लिख लें, सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट। सोल्यूशन खोला हुआ है साथ साथ, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है, कुछ लोगों ने नहीं खोला हुआ। सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट और डीटीएल डीटीए क्रेडिट, डीटी डेबिट और सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, एक चीज जहन में विजुअलाइज करें, मैं मिटा दिया इधर से नीचे से, जहन में विजुअलाइज करें चीज कि ये जो 26.24 आ रहा है ये मेरा टोटल टैक्स निकल आया। इसमें कितनी चीजें पड़ी हुई हैं? 3। 15 का करंट टैक्स फॉर द ईयर, 15 का डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर और 13 के करंट टैक्स की एरर करेक्शन, 13 के करंट टैक्स की, और ये मेरा टोटल टैक्स आ गया 26.24। लेकिन मैंने प्रॉफिट तो 15 के उठाए हैं रिकॉन्सिलिएशन में, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 15 का है ना, लेकिन मैंने प्रॉफिट तो किसके उठाए हैं? अब अगर इस पे मैं रेट लगा के रिकॉन्सिलिएशन मैच करना चाहूंगा तो एग्जैक्ट रिकॉन्सिलिएशन आउट हो जाएगी 1.92 से। लेकिन मोहतरम 1.92 का आपने डालना जरूर है यार, एक पहले दिन से बात चल रही है, ऑपोजिट साइन यहाँ यूज करना पड़ता है, फिर ही रिकॉन्सिलिएशन मैच होती है। देखिए रिकॉन्सिलिएशन मैच कर गई है 26.24 26.24। पहली क्लास से ये बात चल रही है कि ये हमारा नेगेटिव आ रहा होता है और ये आपको पता है हमारा पॉजिटिव आ रहा होता है, डिफरेंट वे से हम लेके चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने लॉजिक समझनी है, इधर खर्चों को हम नेगेटिव साइन से शो कर रहे होते हैं, इसलिए ये खर्चा ही है तो मैंने नेगेटिव साइन से शो किया है। इधर प्रॉफिट पे रेट लगाया तो ये भी खर्चा आया है, इस खर्चे को क्योंकि मैंने पॉजिटिव से शो कर दिया इसलिए ये वाला भी खर्चा है हमारा, इसलिए इस खर्चे को भी 1.92 को मैंने किससे शो किया? पॉजिटिव से शो किया। तो अब देखें जो मैंने आपसे बात की थी, एक तो जर्नल एंट्री होगी और नोट में कितनी जगह जाएगा? 2 जगह जाएगा, सेम अमाउंट से जाएगा। 1.92 इधर डालेंगे और इधर भी 1.92 डालेंगे। चलें जी, पास पेपर के क्वेश्चन 1 में अब ये वाली एडजस्टमेंट ढूंढें और इसको कर दें, रिवीजन करें जरा। हाँ जी, इस साल के करंट टैक्स में कुछ भी नहीं आएगी, इस साल के करंट टैक्स में कुछ नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि वो करंट टैक्स के प्रॉफिट से आप लेके चल रहे होते हो, प्रॉफिट से चल रहे होते हो इस वजह से। अच्छा, पास पेपर का क्वेश्चन 1 डी है, चलें ई है, ई है, सही कह रहे हैं ये लोग। पास पेपर के क्वेश्चन 1 में ई, वो तो मैं चेक कर लूंगा ना, तो और भी बड़ा कुछ चेक करना है अभी। आखिरी 2-3 मिनट में आ जाइएगा। टेस्ट का क्वेश्चन और सोल्यूशन कॉपी करा लेंगे। हाँ हाँ, थोड़ा सा जरा सवाल था टेढ़ा सा, इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं इसको किसी दिन। फिलहाल मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ सिर्फ आज। जल्दी जी पॉइंट ई आ जाना 5 मिनट पहले जी। हजरात किस साल में खड़े हैं? 12 में। और किस साल की बात बता रहे हैं? 11 की। ड्यूरिंग द 12 में खर्चे अमाउंटिंग टू 3 मिलियन डेट रिलेटेड टू 12 में किस साल के खर्चे? ड्यूरिंग द ईयर खर्चे ऑफ 3 मिलियन डेट रिलेट टू 11 वर डिसअलाउड बाय, डिसअलाउ करने का राइट हमें नहीं होता, एफबीआर वालों को होता है राइट। तो ड्यूरिंग द 12 खर्चे ऑफ 3 रिलेटिंग टू पिछला साल वर डिसअलाउड बाय एफबीआर। एफबीआर ने पिछले साल के खर्चे हमारे डिसअलाउ कर दिए। हमने शुरू में सोचा था, इनिशियली सोचा था कि पूरे खर्चे माइनस करने की इजाजत होगी, हमने सोचा था पूरे खर्चे माइनस करने की इजाजत होगी। ये इनिशियली से क्या मुराद है? एक्सेलेंट। 11 में इनिशियली हमने शुरू में सोचा था ये सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत होगी। शुरू में पिछले साल हमने सोचा था सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत होगी, लेकिन जब उन्होंने कह दिया डिसअलाउड है तो अब हमने कहा यार नाउ वी हैव डिसाइडेड नॉट टू फाइल अपील अगेंस्ट रसीन। हमने कहा है यार छोड़ पर यार, रशीद अपील करिए यार, किस्मत से हारना ही आजकल चल रहा है, चल यार रहने दे। तो हमने क्या सोचा है, अपील करनी है नहीं करनी? इसका मतलब है इशू पेंडिंग नहीं रहा। मैंने कहा था इशू पेंडिंग रह जाए तो उसको कुएं में डाल दें, ये पेंडिंग इशू नहीं रहा। हमने क्या कहा है, कोई अपील नहीं करनी है एफबीआर वालों हमने तुम्हारे खिलाफ। तो एफबीआर वाले कह रहे हैं इसका मतलब है अब तुम क्या मान गए हो हमारी बात पर? तो फिर हम टैक्स वालों के प्रेशर में आ गए हैं, और जब हम टैक्स वालों के प्रेशर में आ गए हैं तो हमने इस खर्चे को मजबूरन क्या मान लिया है? डिसअलाउ। ये माने ना माने, इस लाइन का मतलब यही है कि जो टैक्स वाले चाह रहे हैं वो हम मान गए हैं। वी हैव डिसाइडेड नॉट टू फाइल एन अपील। उनके फैसले के खिलाफ हमने अपील करने के बारे में सोच लिया कि हम नहीं अपील कर रहे। इट मींस, वही वाली लाइन जो मैंने उधर लिखवाई थी, इट मींस वी एग्री विद एफबीआर, वी एग्री विद एफबीआर
दैट 3 इज डिसअलाउड। हम अपीयर से एग्री कर रहे हैं कि 3 रुपए डिसअलाउ है। अब मोहतरम थोड़ा सा जहन में लाएं, डिसअलाउड खर्चे पिछले साल ही अगर हमें पता चल जाते, पता तो इस साल चले, अगर पिछले साल ही पता चल जाते तो डिसअलाउड खर्चे करंट टैक्स की वर्किंग में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ऐड होके हमने डिक्लेयर किया होगा प्रॉफिट कम, अब असेस होके प्रॉफिट, तो अब वो सारे में काम नहीं करा। टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स बढ़ेगा, तो 0.3 से 3 से बढ़ेगा या 3 के 35% से? 3 के 35%, 1.05 से एंट्री होगी सीटी डेबिट, सीटी प्रायर डेबिट, सीटीपी क्रेडिट। तो टीई डेबिट का मतलब क्या है? साइन कौन सा? नेगेटिव। तो रेट लगेगा 2010 वाला, लेकिन वो रेट दिया नहीं हुआ, तो इसलिए मजबूरन फिर यही रेट लगेगा कि पिछले साल भी यही रेट था। तो देख लें हज़रात, जनरल एंट्री तो मैं अब कर नहीं रहा, तो ये देख लें, एक इधर आ रहा है हमारे मेन नोट में आ रहा है, और एक रिकॉन्सिलेशन में ऑपोजिट साइन के साथ आ रहा है। ये खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है और इधर भी खर्चा रिकॉर्ड ही हो रहा है। पेज नंबर 327। बस 3 जगह जाता है, 2 जगह नोट में जाता है, 1 जगह जनरल एंट्री होती है। जनरल एंट्री इस सवाल में मांगी नहीं हुई थी। लेकिन यार एक बात याद रखिएगा, इस फिगर को ना, इस साल की करंट और इस साल के डेफर्ड की वर्किंग से कोई ताल्लुक नहीं होता इस फिगर का। इस साल के करंट और डेफर्ड में इस वर्किंग को इसको कहीं नहीं लेके जाना। अब यार हाँ, सिर्फ नोट में लेके जाना है और जनरल एंट्री करनी है। अब यार हर क्लास में ना तकरीबन कोई मेरे कुछ 4-5 साल का तजर्बा है, हर क्लास में ना पता नहीं क्यों बच्चों की नजर इस पॉइंट पे पड़ जाती है और साथ ही पूछ भी लेते हैं ये पॉइंट। ऐसे ही एक टेढ़ा सा पॉइंट है, 2013 में कोई इसने तकरीबन 9-10 साल पहले दिया था, आज के बाद दिया भी नहीं। अजीब सा टेढ़ा सा पॉइंट है, पढ़ते हैं जिसको हिम्मत करें, पढ़ते हैं पॉइंट डी। ये उस कॉन्सेप्ट से रिलेट नहीं करता जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये बिल्कुल इस साल से रिलेटेड कोई बात करने लगा है। ऐसी एक दफा टेढ़ी सी एडजस्टमेंट आई थी। इट इज एक्सपेक्टेड दैट, कहते हैं ये उम्मीद की जा रही है कि कौन? टैक्स वाले एड बैक कर देंगे खर्चे अमाउंटिंग टू पॉइंट ऑफ करंट ईयर, ये नहीं पिछले साल वाले, इस साल टैक्स वाले ऐड कर देंगे कितने खर्चे? 0.9 मिलियन। टैक्स वाले हमें रिक्वेस्ट करेंगे कि खर्चे ऐड कर दो 0.9, और जिसमें से वही टैक्स वाले 3 साल बाद जाके कितना माइनस करने देंगे? 0.5। मिसाल में लेता हूं, फर्ज कर लें इस साल हमने 0.9 मिलियन की एडवर्टाइजमेंट की, बड़े बड़े इश्तिहार चलाए, 0.9 मिलियन की एडवर्टाइजमेंट की। टैक्स वाले आएंगे, हम ये सोच रहे हैं टैक्स वाले आएंगे, और आएंगे भी, फिर टैक्स वाले आएंगे, और क्योंकि हम ना अगले बंदे की नब्ज पहचानते हैं, हमें पता होता है ये इस बंदे ने आगे क्या करना है। आपका दोस्त होते हैं ना, यार नहीं है वो आ गया ना तो पंगे डालने उसने, ऐसे सारा खराब करेगा सारा सिस्टम। तो हमें पता ही है पिछली तबीयत से टैक्स वालों की कि हर साल को ये खर्चा होता होगा जिसमें वो हमें डिस्टर्ब करते होंगे। तो हम ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि टैक्स वाले हमारे 0.9 के खर्चों पे रखेंगे उंगली, और इसी साल के खर्चे हैं ये, कोई पुराने नहीं है, हमारे इस साल के 0.9 के खर्चों पे रखेंगे उंगली, और उंगली रख के कहेंगे इन्नू ऐड करो। इसलिए पेपर में भी हम इनको ऐड करेंगे करंट टैक्स की वर्किंग में। और टैक्स वाले क्या चाह रहे हैं? 0.9 के खर्चे क्या कर दें? डिसअलाउ कर दें। जब हम टैक्स वाले डिसअलाउ करेंगे ये खर्चे 0.9 के, तो हम टैक्स वालों को कहेंगे, ओ यार कोई खुदा कोफी करो यार, शर्म करो यार, हद होगी, किसी और को जाके तंग किया करो यार, हमें ये माइनस करने दो। टैक्स वाले कहेंगे नहीं यार ये खर्चा आपका हमें पसंद नहीं आ रहा, हमने नहीं माइनस करने देना, जो करना कर लो। बहुत मिन्नत समाजत हमने की, टैक्स वालों ने कहा यार तंग आके जाओ यार जान छोड़ो। दुकानदार ने की दफा चीज बेच रहा, जा यार दुकान छोड़, फाड़ ले जा रहे 8 रुपए के ले ले बिस्किट, जा यार जान छोड़, मेरी आइंदा तंग ना करी। तो टैक्स वालों ने जान छुड़ाने के लिए हमें कहा जाओ यार जाओ, चले जाओ तुम लोग इधर से, निकल जाओ। 2015 में आके ना हमने कहा 3 साल बाद, हाँ 15 में आके ना आधे मिलियन माइनस कर लेना, चलो जाओ, हमारी तरफ से इतना हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं निकाल सकते। अब हमने सोचा कि इतनी लेट जाके, चलो यार शुक्र है, अच्छा जी भाईजान मेहरबानी आपकी टैक्स वालों, शुक्र है थोड़ा सा तो आपने अपना लिहाज रखा, काफी अरसे बाद जाके आप हमें कितना माइनस करने देंगे? ये टैक्स वालों की नजर में एसेट बन जाएगा, जैसे कि फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट किया जाता है। आपको पता है हम कोई चीज खरीदते हैं बिल्डिंग, टैक्स वाले कहते हैं यार इसको ना 13, 14, 15 में थोड़ा थोड़ा करके माइनस कर लो। कल एडवर्टाइजमेंट के साथ भी यही किया था, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के बारे में टैक्स वालों ने ये नहीं कहा था 15 में जाके माइनस कर लेना, उन्होंने कहा था 5 सालों में आहिस्ता आहिस्ता माइनस कर लेना। तो कल हमने एडवर्टाइजमेंट को एसेट की तरह, फिक्स्ड एसेट की तरह बना दिया था। जिस खर्चे को टैक्स वाले फ्यूचर में पूरा या आहिस्ता आहिस्ता माइनस करने दें, क्या उस खर्चे की नेचर पीपी जैसी नहीं बन जाती? थोड़ा सा सोचें, जिस खर्चे को टैक्स वाले फ्यूचर में पूरा
या थोड़ा थोड़ा करके माइनस करने दें, उस खर्चे की नेचर पीपी जैसी बन जाती है। पीपीज क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट, और उनको फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता माइनस किया जाता है। ये टैक्स वाले इस खर्चे के बारे में क्या कह रहे हैं? फ्यूचर में माइनस करो जी। किस साल माइनस करो? 15 में। आहिस्ता आहिस्ता या पूरा? पूरा। क्या मैं कह सकता हूं कि टैक्स वालों की नजर में इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर? ये खर्चा 0.5 का डिडक्टेबल इन फ्यूचर है। अच्छा वैसे बताएं, अकाउंटिंग वालों ने खर्चे को कहां डाला होगा? इट इज एक्सपेक्टेड दैट इतने अमाउंट खर्चा है, अकाउंटिंग वालों ने खर्चे को कहां डाला होगा? एक्सपेंस में। आप सोचें जी, अकाउंटिंग वालों ने तो खर्चे को कल की तरह एडवर्टाइजमेंट जैसे था, अकाउंटिंग वालों ने तो 0.9 को किस में डाल दिया? खर्चे में। टैक्स वालों की रिक्वेस्ट होगी तो हमें इस खर्चे को क्या करना पड़ेगा? अब सोचें, एक एक चीज आपने मुझे सही करानी है। करंट टैक्स की वर्किंग में इस साल टैक्स वालों के कहने पे कितना ऐड करना पड़ेगा? 0.9। और 13, 14, 15 में जाके टैक्स वाले कितना माइनस करने देंगे? 0.5। लेकिन फिलहाल मेरे साल में जो मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तो पेपर में सिर्फ कितना ऐड करके आऊंगा? 0.9। कल एडवर्टाइजमेंट की तरह ऐड किया था, फिर 4-5 सालों में लेस किया था। एक खड्डा हो गया है, परमानेंट डिफरेंस आ गया है 0.4 का। क्यों? ऐड कितना किया? 0.9। आज और अगले सारे सालों में मिला के कितना माइनस करने देंगे? इसका मतलब है थोड़ी सी कंजूसी शो की टैक्स वालों ने, और कितने खर्चे को माइनस कभी भी नहीं करने देंगे? 0.4। तो 0.4 की फिगर चली जाएगी कहां पे? 0.4 की फिगर चली जाएगी नोट में, रिकॉन्सिलिएशन में। 0.4 पे परमानेंट डिफरेंस निकालेंगे। लेकिन ये 0.4 ना आपको यहां फेस पे नजर नहीं आ रहा, इसके अंदर पड़ा हुआ है। इसमें से 0.5 विल बी डिडक्टेबल इन फ्यूचर, और इसमें से 0.4 इज परमानेंट। हमें ना असल में आदत पड़ी हुई है परमानेंट डिफरेंसेस करंट टैक्स से उठाने की, तो करंट टैक्स के फेस पे पूरा 0.4 नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें छुपा तो हुआ है ना 0.4। अच्छा, अब इंपैक्ट सुनते जाएं एक एक। नंबर 1, टैक्स वाले कह रहे हैं इस साल 0.9 को क्या कर दो? इट इज एक्सपेक्टेड दैट टैक्स वाले ऐड कर देंगे 0.9 को, तो हम कर देते हैं, ठीक है। फिर टैक्स वालों के कहने पे हम 0.9 को क्या कर देंगे? इस साल ऐड कर देंगे। इसकी जगह कितना माइनस करने देंगे? 0.5। अच्छा, अब मुझे आप ये बता दें, अकाउंटिंग वाले खर्चों की कैरिंग अमाउंट लेते हैं? ना ना ना, खर्चों की तो जैसे कल एडवर्टाइजमेंट थी, हाँ पेबल रिसीवेबल खर्चे हो वो और बात है, वो छोड़ें, पेबल रिसीवेबल्स और है। वैसे खर्चों की कोई बैलेंस शीट में जाते हैं? तो ये खर्चा कोई पेबल रिसीवेबल का तो चक्कर ही नहीं लिखा हुआ, ये तो गेम ही कुछ और चल रही है। ना इसके साथ एक्रूड लिखा हुआ है, ना इसके साथ जो है प्रीपेड लिखा हुआ है। इसको बैलेंस शीट में लेके जाने का सोचें, ये तो सिंपल खर्चा है, और वो हमारा खर्चा क्या कर देंगे? ऐड। तो अकाउंटिंग वाले खर्चों को बैलेंस शीट में शो नहीं करते। लेकिन एक फिक्रा मैंने बोला था, वो मैं तारीखी फिक्रा दोबारा बोल रहा हूं, जब भी टैक्स वाले हमारे किसी खर्चे को अगले सालों में पूरा या थोड़ा थोड़ा करके माइनस करने दें, तो उस खर्चे की नेचर बन जाती है पीपी जैसी। होता नहीं वैसे पीपी, उस खर्चे की नेचर बन जाती है पीपी जैसी, और वो डिडक्टेबल इन फ्यूचर होता है। जैसे टैक्स डेप्रिसिएशन होती है डिडक्टेबल इन फ्यूचर, ऐसे वो अमाउंट डिडक्टेबल इन फ्यूचर होती है। तो कुछ लोग बुरा मनाते हैं, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस अगर लिख लिया जाए, ये प्रीपेड उस तरह का प्रीपेड नहीं है, लेकिन इसको प्रीपेड भी कहा जाता है। बहरहाल आप एक्सपेंस लिखें। टैक्स वालों की नजर में जी डिडक्टेबल इन फ्यूचर कितना है? 0.5। और ये डिडक्टेबल वैसे भी है, रूल्स लगा के चेक कर लेते हैं। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, तो रूल 1 नहीं लगेगा, रूल 2 लगेगा। और रूल 2 क्या कहता है? डिफरेंस को डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस 0.85। फ्यूचर में ये 0.5 माइनस होगा, उससे प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट कम होने से टैक्स, तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएंगे, सेविंग होगी फ्यूचर में हमें। तो अब जाके ना सॉल्यूशन में इसके असरात देखते हैं। 0.9 है, करंट टैक्स में पड़ा हुआ सही है, इसमें 0.4 क्या है? परमानेंट डिफरेंस। और 0.5 इंशाल्लाह 0.5 2015 में इसमें से माइनस हो जाएगा, इसलिए 0.5 को परमानेंट डिफरेंस नहीं कहना। परमानेंट डिफरेंस किसको कहना है? सिर्फ 0.4 को। और ये तो होगी करंट टैक्स। करंट टैक्स में मुझे सिर्फ क्या नजर आ रहा है? 0.9, और उसमें क्या छुपा हुआ है? 0.4 का परमानेंट डिफरेंस। आगे चलें, रिकॉन्सिलिएशन में 0.9 माइनस 0.5 क्या आता है? 0.4 पे हमने क्या बनाया? परमानेंट। फिर ही हमारी रिकॉन्सिलिएशन मैच की है, वरना नहीं करनी थी। नंबर 1 ये हो गया। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में जाएं, एक्सपेंस अलाउएबल इन फ्यूचर कितना? लेकिन अकाउंटिंग वालों ने तो फ्यूचर में माइनस नहीं किया, अकाउंटिंग वाले सर ने तो खर्चा फौरन डलवा दिया होगा P&L में, तो इसलिए कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में अकाउंटिंग वाले सर ने एक्सपेंसेस शो नहीं किए होंगे। लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं अजीब सी बात कि जिस तरह फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट करते हो, इसी तरह इस खर्चे को दूर में जाके माइनस कर लेना।
तो सोबर नाउ। होमवर्क सिर्फ पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा लाओ जरा टेस्ट बांटना शुरू करो, सबर करो यार। मेरी तो कोशिश है दोपहर से पहले ही हो जाए, अपलोड दोपहर से पहले ही हो जाए। आपने कोशिश करनी है यार, होमवर्क के सवाल में आपके आधे मार्क्स आ जाएं। बैठो अभी, किधर है? हाँ ना ना भाई बैठो ना जरा, भाई बैठो। अच्छा भाई चला गया। तो ऑनलाइन वाले हजरात आज अपलोड हुआ होगा होमवर्क वाली डिस्कशन भी। और उस होमवर्क वाली डिस्कशन ना लास्ट टाइम वाली है, तो इधर उधर की कोई बातें मैं कर रहा हूँ आपको, कल ये पढ़ाया था आज ये पढ़ाया था, तो वो बातें इग्नोर कर दीजिएगा। होमवर्क में ये है कुछ ऐसा भी मैं कह रहा हूँ, वो बातें छोड़ दीजिएगा आप लास्ट। अच्छा ये कल सवाल आया था यार, कुछ लोगों को थोड़ा सा मसला आ रहा था सवाल में, काफ़ी ज़्यादा घुमाइयाँ फिराइयाँ थी। जो असेसमेंट वाला सवाल आया था, तो टेस्ट 3 वाला सवाल आया था, इसमें कुछ लोग कह रहे थे अकाउंटिंग वालों का डेप्रिसिएशन रेट मिसिंग है। मोहतरम अकाउंटिंग वालों का डेप्रिसिएशन रेट बिल्कुल नहीं चाहिए था, क्योंकि बीवीज दी हुई थी। तो जब अकाउंटिंग वालों की बीवीज दी हुई थी तो टी अकाउंट खोलना था, टी अकाउंट खोल के एडिशंस की फिगर भी दी हुई थी, तो आपने सिर्फ एडिशन की फिगर और WDVs डालनी थी, डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग आने लग जानी थी। और वी वर वेरी लकी, इस सवाल में कैरिंग अमाउंट्स गिवन थी, और भाई ये सारी कैरिंग अमाउंट्स ही तो थी। कितने लोगों को बात समझ आ गई थी? कितने लोगों को आप समझ आई है? ये सारी कैरिंग अमाउंट्स ही तो थी, और क्या थी? ये किनके वाली बैलेंस शीट बनी हुई थी? बट दिस क्वेश्चन नीड्स डिस्कशन, आई नो। फिलहाल आपको होमवर्क बांटा गया, इसका टेस्ट दे दें, क्लोज करो।